हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम पेंक का अपवर्तन चक्र सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसको हम डेविस का अपवर्तन चक्र सिद्धांत के साथ कंपैरिजन करते हुए चलेंगे कि किस तरह से जो डेविस महोदय ने अपने सिद्धांत में क्या कुछ विशेषताएं दी और जो पेंक महोदय है किस प्रकार से अपने इस सिद्धांत में उन चीजों को प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पेंक महोदय का ये सिद्धांत था जो कि अपवर्तन चक्र से संबंधित था। तो ये सिद्धांत जो है इनके मरणोपरांत जो है प्रकाशन में आया था। तो 1924 में इनका ये जो सिद्धांत है वो प्रकाशन में आया और इनका ये जो सिद्धांत था, इनके सिद्धांत की भाषा जो थी वो जर्मन भाषा थी। तो जर्मन भाषा से इसको अंग्रेजी में जो है कन्वर्ट करने का काम किया था साइमन महोदय ने। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये सिद्धांत जो था, इस सिद्धांत की भाषा जर्मन भाषा थी, तो ये जो है जर्मन भाषा में इन्होंने बहुत अटपटे से शब्द दिए, जिसके कारण से ये जो सिद्धांत है ये बहुत अच्छे से किसी एक भूस्थलखंड की जो आकृति है कि किस तरह से उसका उत्थान होता है, किस तरह से वो समतल मैदान में परिवर्तित होता है, अच्छे से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसी कारण से जो पेंक महोदय है, पेंक महोदय को सबसे सर्वाधिक गलत समझे जाने वाले एक भूगोलवेता के रूप में वो जाना जाता है। अब जो पेंक महोदय है, इस पेंक महोदय के इस सिद्धांत को अन्य 3 नामों से भी जाना जाता है। तो वो 3 नाम कौन से हैं? तो यहाँ पे पहला आता है ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत। प्रतिस्थापन सिद्धांत, इनके सिद्धांत को ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत भी कहते हैं। इनके इस सिद्धांत को जियोमॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस भी कहते हैं और इनके इस सिद्धांत को एनालिसिस और इनके इस सिद्धांत को जियोमॉर्फोलॉजिकल सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये 3 नाम है जो कि पेंक के अपवर्तन चक्र सिद्धांत के अन्य नामों में देखे जाते हैं। तो देखिए, जो पेंक महोदय है, पेंक महोदय किस तरह से अपने सिद्धांत को एक्सप्लेन करते हैं। तो पेंक महोदय कहते हैं कि कोई भी एक भूखंड है, कोई भी भूखंड है, उसका जब उत्थान होता है तो उससे पहले वो समतल प्राय मैदान में परिवर्तित रहता है, जिसको इन्होंने प्राइमरा कहा। फिर एक उत्थित भूखंड, जो एक भूखंड है, उसका धीरे धीरे उत्थान शुरू होता है। और ये उत्थान किस कारण से शुरू होता है? तो यहाँ पे कुछ विवर्तनिक घटनाएं जो है वो घटित होती है, जिसके कारण से एक समतल मैदान उत्थित भूखंड में जाके परिवर्तित होता है। अब जो हमारे पेंक महोदय है ये कहते हैं कि जो उत्थान होता है किसी भी एक स्थलखंड का, इसकी जो अवधि होती है वो लंबी अवधि होती है, जबकि डेविस महोदय कहते हैं कि जो उत्थान की अवधि होती है वो छोटी अवधि होती है। अब ये जो अवधि होती है इसमें निरंतर जो है किसी एक स्थलखंड का उत्थान होता रहता है और उत्थान के साथ साथ अपवर्तन की क्रियाएं भी लगातार जारी रहती है। ये कहते हैं पेंक महोदय। जबकि डेविस महोदय क्या कह रहे थे? डेविस महोदय कह रहे थे कि जब तक किसी एक स्थलखंड का उत्थान होता है, अपवर्तन की क्रियाएं स्टार्ट नहीं होती है। तो ये था इन दोनों के सिद्धांत के बीच में मुख्य एक अंतर। अब देखिए, जो पेंक महोदय है, ये पेंक महोदय का सिद्धांत कैसा था? पेंक महोदय का सिद्धांत जो था ये समय आधारित नहीं था, जबकि डेविस महोदय का जो सिद्धांत था वो समय आधारित था। ठीक है। अब जो डेविस महोदय है, डेविस महोदय ने यहाँ पे संरचना, प्रक्रम और अवस्था को एक विशेष भूमिका यहाँ पे बताई, जबकि पेंक महोदय कहते हैं कि कोई एक ये जो भूखंड है इसमें संरचना, प्रक्रम और समय की जो है वो ज्यादा भूमिका नहीं रहती है। और यहाँ पे जिस तरह से यहाँ डेविस ने 3 अवस्थाएं दी, उसी तरह से पेंक महोदय ने भी 3 अवस्थाएं दी थी। 3 अवस्थाओं में इन्होंने अवस्था शब्द का प्रयोग नहीं किया था। ये सबसे बड़ी बात थी यहाँ पे कि जो पेंक महोदय है, पेंक महोदय ने अवस्था शब्द नहीं लिया और इस अवस्था शब्द के स्थान पर इन्होंने इंटिक्लुम शब्द का प्रयोग किया था।
इंटिक्लुम शब्द जिसका अर्थ होता है डेवलपमेंट या फिर आप कह सकते हो विकास। तो इन्होंने यहाँ पे विकास की जो है 3 इंटिक्लुम दिए और इन इंटिक्लुम को जो है कि नामों में इनमें देखिए पहला जो इंटिक्लुम आता है तो इसमें इन्होंने कहा पहला जो इसकी अवस्था है या इंटिक्लुम है तो उसको इन्होंने नाम दिया था आफस्ती जिंडे। आफस्ती जिंडे इंटिक्लुम। दूसरा इन्होंने कहा ग्लिक फार्मिंग। ग्लिक फार्मिंग इंटिक्लुम। तीसरा इन्होंने दिया आबस्ते जिंडे। तो ये इन्होंने 3 इंटिक्लुम दिए थे। इनकी जो यही भाषा है तो इसी भाषा के कारण सर्वाधिक गलत माने जाने वाले जो भूगोलवेता है वो इनको समझा जाता है क्योंकि ये किसी भी एक आकृति जो भू आकृति है भू आकृति के उत्थान और उसके अपर्दन की क्रियाओं को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो आप देखिए जो इनका ये जो पेंक महोदय है, पेंक महोदय ने चक्र शब्द का प्रयोग किया या नहीं किया इसके बारे में भी जो है कुछ कहा नहीं जा सकता, अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया है। अब यहाँ पे लेते हैं हम पहली जो इनकी अवस्था थी आफस्ती जिंडे। तो आफस्ती जिंडे में कुछ यहाँ पे जो स्थलखंड है उसका विकास कैसे हुआ, उसमें जो है पहली अवस्था आफस्ती जिंडे है। तो आफस्ती जिंडे में किस तरह की विशेषता इन्होंने दी है। तो इनका मानना है कि जैसे ही कोई एक स्थलखंड है पहले वो समतल प्राय मैदान में परिवर्तित रहता है, ठीक है, समतल प्राय मैदान ही होता है। फिर इसके बाद धीरे धीरे इसमें विकास होना शुरू होता है, मतलब इसका उत्थान होता है जिसमें विवर्तनिक क्रियाएं जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावी होती है और इस स्थलखंड का जो उत्थान होता है इस उत्थान के बाद इसमें कुछ सोपानों का निर्माण होता है। तो ये हमारी देखिए आफस्ती जिंडे जो हमारा इंटिक्लुम है उसी को मैंने यहाँ पे दर्शाया है किस तरह से कैसे विशेषता यहाँ पे है। इसमें देखिए जो हमारा उत्थान हुआ, उत्थान तो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। इस उत्थान से पहले जो हमारा ये आकृति विहीन क्षेत्र है इसको इन्होंने कहा था प्राइमर्डम। कि पेंक का जो सिद्धांत है इस पेंक के सिद्धांत में किसी एक स्थलखंड के उत्थान से पूर्व की अवस्था या उत्थान से पूर्व आकृति विहीन क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, प्राइमर्डम कहते हैं। अब यहाँ से एक स्थलखंड का जो विकास है उत्थान है वो होना शुरू होता है। तो यहाँ पे जो उत्थान होता है प्रारंभ में जो उत्थान होता है वो मंद गति से होता है। फिर इसके बाद जो है बाद में इसकी जो गति है वो तीव्र हो जाती है। अब तीव्र होती है तो उत्थान लगातार जारी रहता है। अब पेंक महोदय कहते हैं कि जब एक स्थलखंड का उत्थान होता है तो उत्थान के साथ साथ अपर्दन की क्रियाएं भी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे उत्थान हो रहा है, यहाँ नीचे अपर्दन हो रहा है। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो उत्थान होता है उत्थान की दर और अपर्दन की दर जो है वो कैसी होती है, उत्थान ज्यादा होगा जबकि अपर्दन कम होता है। उत्थान में किसी एक पर्वत की पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो लगातार बढ़ती रहती है, लेकिन जो नदी घाटियां हैं क्योंकि यहाँ से जो नदियां हैं वो उनका वेग अधिक होता है। तो ये वेग अधिक होने के कारण इनकी जो घाटी है इस घाटी का लगातार अपर्दन होता रहता है। या फिर आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे निरंतर घाटी गर्दन की जो क्रियाएं हैं वो प्रभावी रहती है और इस तली का नदी की घाटी का अपर्दन लगातार होता रहता है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा आफस्ती जिंडे इंटिक्लुम है इसमें जो घाटियां हैं इन घाटियों का ढाल जो है ये उत्तल ढाल होता है और जो घाटियां हैं या नदी की घाटियां हैं वी शेप वैली का निर्माण करती है। तो यहाँ पे जो है वी शेप्ड वैली जो है इसका निर्माण होता है और वी शेप वैली के बाद में आप लगातार यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे कुछ एक सोपानों का निर्माण हो रहा है। तो ये जो सोपान है इन सोपानों को पेंक महोदय ने पीडमांड ट्रेपेन कहा है।
अपर्दन की क्रियाएं उत्थान की क्रिया से कम होती है, मतलब उत्थान ज्यादा होता है, अपर्दन कम होता है। उत्थान जो है किसी भी एक पहाड़ी का शिखर लगातार ऊंचा होता रहेगा, जबकि अपर्दन की क्रियाएं घाटी के जो तली होती है इसमें देखने को मिलती है, या घाटी गर्दन की क्रियाएं यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रभावी होती है। ये था हमारा आपस्ते जिंडे एंटिक्लूम। अब आते हैं आपस्ते जिंडे एंटिक्लूम के बाद में ग्लिक फार्मिंग। अब देखिए जो आपस्ते जिंडे है, आपस्ते जिंडे में यहाँ पे जो है विकास बहुत तीव्र गति से होता है, इसीलिए इसको बढ़ते विकास की दर की अवस्था भी कहा जाता है। मतलब यहाँ पे बढ़ते विकास की दर की लगातार विकास बढ़ता रहता है, अपर्दन की क्रियाएं भी यहाँ पे होती रहती है। अब आते हैं ग्लिक फार्मिंग। अब जब ग्लिक फार्मिंग जो है इसका ये सेकेंड अवस्था यहाँ पे आती है, तो इस ग्लिक फार्मिंग में क्या होता है, ग्लिक फार्मिंग को इन्होंने जो है 3 भागों में डिवाइड किया और इसको समान विकास की दर की अवस्था कहा। समान विकास के दर की अवस्था क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे अपर्दन जो है, अपर्दन है, उत्थान है, इसकी क्रियाएं जो है वो लगातार जो है यहाँ पे समान गति से रहती है। अब यहाँ पे जो ग्लिक फार्मिंग आया, तो इस ग्लिक फार्मिंग को इन्होंने 3 प्रावस्थाओं में डिवाइड किया। प्रावस्था नंबर ए, प्रावस्था नंबर बी और प्रावस्था नंबर सी। तो प्रावस्था नंबर ए में क्या हुआ, प्रावस्था नंबर जो ए है इसमें जो उत्थान होता है, ये उत्थान क्या होगा, तीव्र रहता है। अब अपर्दन यहाँ पे क्या होगा, अपर्दन भी तीव्र गति से होता है, जिस तरह से मैंने वहां पे बताया कि जो अपर्दन है वो शिखरों का नहीं होता है, कहाँ पे होता है, जो घाटी गर्दन है, मतलब घाटी की तली में यहाँ पे अपर्दन होता रहता है। अब यहाँ पे जो ऊंचाई है, उत्थान तीव्र है तो ऊंचाई बढ़ती रहेगी, तो ऊंचाई यहाँ पे क्या होगी, बढ़ती रहेगी। लेकिन यहाँ पे ये देखिए उत्थान और तीव्र जो अपर्दन है, यहाँ पे इनकी दोनों की क्रियाएं कैसे रहेंगी, समान गति से रहेगी। अब दूसरा आता है प्रावस्था नंबर ब। अब जब प्रावस्था नंबर ब आती है, तो यहाँ पे जो उच्चावच होता है, उच्चावच में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता, तो यहाँ पे जो उच्चावच होता है, उच्चावच लगातार वही बना रहता है जो पहले था, तो उच्चावच पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन यहाँ पे नहीं होता है। अब अपर्दन कहाँ होता है, अपर्दन भी यहाँ पे जो है नीचे की तरफ ही रहता है, तो अपर्दन कैसा होगा, अपर्दन भी यहाँ पे तीव्र गति से रहता है। अब अपर्दन की तीव्र गति से रहेगा, जो उत्थान है, उत्थान की क्रियाएं यहाँ पे लगभग कैसी होंगी, समाप्त तो होती चली जाएंगी इस अवस्था के बाद में। तो यहाँ पे अभी तक जो है शिखर निम्नीकरण की क्रिया यहाँ पे देखने को नहीं मिली, ठीक है। अभी यहाँ पे जो नदियां हैं वो तली में ही अपर्दन करती है, जो शीर्ष है या फिर आप ये कह सकते हो कि पार्श्विक अपर्दन यहाँ पे स्टार्ट नहीं होता है। अब प्रावस्था नंबर से आती है। जैसे ही ग्लिक फार्मिंग की प्रावस्था नंबर से में हम कदम रखते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे जो नदियां हैं वो नदियां अपनी घाटियों को काटना जो है वो कम कर देती हैं, और घाटियों को काटना कम करने के अतिरिक्त ये जो है पार्श्विक अपर्दन शुरू कर देती है। मतलब कोई एक ये पहाड़ी है और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से कोई नदी जा रही है, तो अब यहाँ पे ये अपर्दन यहाँ न करके यहाँ से अपर्दन करना जो है वो स्टार्ट कर देती है, और यहाँ से अपर्दन करती है, तो जितना यहाँ पे उत्थान होता है उतना ही अपर्दन जो है इस क्षेत्र का होता रहता है। तो ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो ऊंचावच है या पहाड़ियों का जो शिखर है, इसमें लगातार निम्नीकरण चलता रहता है। तो यहाँ पे जो उत्थान है और अपर्दन है, दोनों की क्रियाएं समान रहती हैं, दोनों का जो प्रभाव है वो समान रूप से देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको कहते हैं समान विकास की दर की अवस्था। तो यहाँ पे अपर्दन भी ज्यादा होगा और यहाँ पे उच्चावच भी लगातार कम होता रहेगा, निम्नीकरण यहाँ पे देखने को मिलेगा। नदियां जो है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना, तो नदियां हैं, नदियों का प्रवाह जो है लगातार कम होता रहेगा, और नदियों का प्रवाह यहाँ पे कम होगा, तो यहाँ पे जो घाटी गर्दन है, घाटी गर्दन की क्रियाएं लगभग समाप्त हो जाएंगी, और अपर्दन जो है वो यहाँ पे इस हिस्से में जो है अपर्दन देखने को हमें
पे देखेंगे जो नदी घाटियां हैं, तो नदी घाटियों में दो तरह के यहाँ पे ढाल निर्मित हो जाएंगे। तो वो दो तरह के ढाल कैसे निर्मित होते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये जो आपकी नदी घाटी है ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी पे ये जो है नदी घाटी है और ये नदी घाटी लगातार चौड़ी होती रहेगी और चौड़ी होने के बाद जो हमारी नदी घाटी है, इस नदी घाटी में दो तरह के ढालों का निर्माण होता है। तो पहला, अब देखिए पहाड़ी है, पहाड़ी के दो भाग हो गए, एक ढाल यहाँ पे बना, एक ढाल यहाँ पे बना। जो ऊपर वाला ढाल है इसको वास्तुजैन ढाल कहते हैं या फिर इसी को बोलते हैं गुरुत्व ढाल। तो कोई एक पहाड़ी है, पहाड़ी के दो भाग हो जाएंगे, पहला आता है ऊपरी ढाल में इसको वास्तुजैन या गुरुत्व ढाल कहते हैं, और नीचे वाला जो ये वाला जो ढाल है इस ढाल को वाश ढाल कहते हैं, वाश ढाल या फिर इसको होल्डन हैक भी कहते हैं, होल्डन हैक। तो देखिए जो एक पहाड़ी है उस पहाड़ी पे जो नदी की घाटियां हैं, नदी की घाटियों की तरफ यहाँ पे दो तरह के जो ढाल है, दो भागों में इसको बांट देते हैं। ऊपरी जो ढाल है, ऊपरी ढाल को वास्तुजैन कहते हैं, गुरुत्व ढाल कहते हैं, और नीचे वाला जो ढाल है जिसको वाश ढाल कहा जाता है। तो ये जो वाश ढाल है और होल्डन हैक है, यहाँ पे इसका निर्माण होगा और धीरे धीरे जो ये वास्तुजैन है, इस वास्तुजैन का लगातार निम्नीकरण होता रहेगा और लास्ट में यहाँ पे आप देखोगे तो ये पहाड़ी जो है, इस पहाड़ी का ये हिस्सा ही रह जाता है और वास्तुजैन जो है इसका लगातार अपरदन हो जाएगा। और जब यहाँ पे आप देखोगे तो ये नीचे वाला जो है सिर्फ हमें वाश ढाल देखने को मिलेगा और इस तरह से आप देखोगे कि एक समतल मैदान में आपको एक अवशिष्ट पहाड़ी देखने को मिलती है। तो ये जो अवशिष्ट पहाड़ी बचती है ना, जिसको हम इंसेलबर्ग कहते हैं, इंसेलबर्ग। तो ये इन्होंने जो पेंक महोदय ने कहा कि समतल प्राय मैदान में जो है अपरदित जो हमारी पहाड़ी का जब पूर्णतः अपरदन हो जाता है तो उसके बाद कुछ छोटी छोटी चट्टानें रह जाती हैं। तो ये छोटी छोटी जो पहाड़ियां हैं, इन छोटी छोटी पहाड़ियों को इन्होंने इंसेलबर्ग कहा। अब ये छोटी छोटी जो पहाड़ियां हैं, यहाँ पे भी लगातार क्या होगा, अपरदन की क्रियाएं लगातार काम करती रहेंगी और ये जो इंसेलबर्ग है ये एक समतल मैदान में परिवर्तित हो जाएगी। और जैसे जैसे इसका जो हमारी इंसेलबर्ग है ये समतल मैदान में परिवर्तित होगी, तो ये जो समतल मैदान है, इस समतल मैदान को इन्होंने कहा इंड्रम की संज्ञा इन्होंने दी है। तो ये है हमारी आवस्थी झंडे, जिसमें घटती दर से विकास, मतलब यहाँ पे जो उच्चावच है उसमें लगातार जो है निम्नीकरण होता रहेगा। कोई एक जो उत्थित भूखंड है वो एक समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है, जिसको यहाँ पे इन्होंने इंड्रम की संज्ञा दी है। और यहाँ पे जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों का नदी घाटियों को जो तल है वहाँ पे दो ढालों का निर्माण होगा। पहला होता है वास्तुजैन, दूसरा होता है यहाँ पे वाश ढाल। वास्तुजैन का जब अपरदन हो जाएगा तो इंसेलबर्ग का निर्माण होगा और जब इंसेलबर्ग का अपरदन हो जाएगा तो यहाँ पे इंड्रम बनता है। अब देखिए जो सिद्धांत है पेंक महोदय का ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में इन्होंने जर्मन भाषा का प्रयोग किया। अब जर्मन भाषा का प्रयोग किया तो इन्होंने यहाँ पे देखिए आवस्थी झंडे, ग्लिक फार्मिंग और आवस्थी झंडे, इस तरह की एक जो जर्मन भाषा का प्रयोग किया, जिसके कारण से ये जो सिद्धांत है बहुत ही ज्यादा जो है जटिल या हार्ड हो जाता है। किसके कंपैरिजन में, डेविस महोदय के कंपैरिजन में। तो ये जो सिद्धांत है, वैसे तो पेंक महोदय ने अपना ये जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो ये डेविस महोदय द्वारा जो दिए गए सिद्धांत थे उसके आलोचक के रूप में, उसकी आलोचना करते हुए अपना ये सिद्धांत इन्होंने दिया था। लेकिन इनके सिद्धांत की भाषा इतनी जटिल थी कि लोग इसको अच्छे से समझ नहीं पाए, जिसके कारण से इनका ये सिद्धांत है या इनको जो है सर्वाधिक गलत समझे जाने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा पेंक का अपरदन चक्र सिद्धांत। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए